हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे ही सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको कुछ चैप्टर्स या कुछ वीडियोस देखने के बाद में किसी भी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन को परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं रिलेटेड टू इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, चाहे वो सीबीएसई हो या आपके स्टेट बोर्ड्स हो। इतना ही नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो आप लोगों को प्रिपेयर करवाता है फॉर योर कॉम्पिटिटिव्स ऑल्सो, लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड एंड मेनी मोर। सो दैट मीन्स आप लोगों को मैग्नेट ब्रेन्स पर सब कुछ मिलेगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एंड क्वालिटी कंटेंट के साथ में। इसी के साथ में स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास 12th इकोनॉमिक्स में जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं फॉर द ईयर 2015। इसमें दिल्ली रीजन के सेट 1, 2 एंड 3 को हम लोग करेंगे सॉल्व। नाउ स्टूडेंट्स, एक जो छोटी सी चीज है जो कि आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि 2015 में हमारे पास 12th क्लास में जो दो बुक्स फॉलो की जाती थी वो थी आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन आफ्टर 2020 ये जो पैटर्न है ये चेंज हो गया। अब आप लोग जो 12th क्लास में दो बुक्स फॉलो करते हो वो होती है आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपकी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है अब वो 11th क्लास का पार्ट है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे हैं ऑफ द ईयर 2015, तो इसमें जो आपके पास में क्वेश्चन पेपर आया है उसमें जो आपके दो सेक्शंस है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, उसमें एक सेक्शन आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, एक सेक्शन आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। बट अब एज पर आवर करेंट सिलेबस हम लोग जो है अपना जो सेक्शन ए है जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का होता है, हम लोग उसे सॉल्व नहीं करने वाले हैं। रीजन बीइंग कि हम लोग उसे 11th क्लास में ऑलरेडी जो है कंप्लीट कर चुके हैं और अब 12th क्लास में हम उसे रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपना जो सेक्शन बी है, दैट इज जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेक्शन है, सिर्फ वो हम लोग करेंगे सॉल्व। ओके, अब जो डाउट है या जो एक क्वेश्चन है आप लोगों के माइंड में वो ये आता है कि मैम मैक्रो इकोनॉमिक्स तो हमारी जो है ऐसे इतने सारे क्वेश्चंस को हम जो है प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी, लेकिन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या करें? तो देखो, उसके लिए सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था उसे सॉल्व किया। उसके अलावा हमारे पास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है ही नहीं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, क्योंकि वो पहले 11th क्लास में होती थी। लेकिन अब हमें अपनी प्रिपरेशन तो करनी है, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को एम्पल नंबर ऑफ चीजें करवाई है। आई होप सो कि आप सब कुछ कंप्लीट कर चुके हो। आप लोगों को पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर सीरीज चलती है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को 12th इकोनॉमिक्स में हर एक चैप्टर के जो है हमारे चैप्टर वाइज टेस्ट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए थे। आई होप सो कि आप लोग वो चीज कर चुके हो। अब स्टूडेंट्स, उसमें जो है चैप्टर वाइज जो टेस्ट दिए थे उसमें आपके पास में एक एक जो है टेस्ट दिया गया सिर्फ और सिर्फ एक एक चैप्टर का, तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस जो है, आप लोगों की जो पूरा चैप्टर है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। अब जिसने वो देख लिया है, जिसने वो टेस्ट जो है दे दिए हैं, परफॉर्म कर लिए हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनकी जो है थोड़ी प्रैक्टिस हो चुकी है। लेकिन जिन्होंने अभी तक उन टेस्ट को सॉल्व नहीं किए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, आप लोगों को टेस्ट पेपर का भी पीडीएफ मिल जाएगा और टेस्ट पेपर के जो हमारे सोल्यूशन वाले वीडियोस हैं उसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। तो जाकर अपनी वो चीज जो है कंप्लीट करो। और उसके अलावा अगर और भी कुछ है जो कि आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसके लिए भी जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, आप लोगों को सारी प्लेलिस्ट मिलेगी। जो भी आपने नहीं पढ़ा है सब कुछ अपना कंप्लीट करो। ठीक है, तो आई गेस इतनी चीज क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन पेपर के साथ में, जिसमें कि हम लोग अपना सिर्फ और सिर्फ सेक्शन बी सॉल्व करने वाले हैं। दैट इज सेक्शन बी जो कि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का होगा। ऑल राइट, ना एक और चीज जो थोड़ी सी ध्यान देने वाली है वो ये है कि 2015 में हमारे पास में एक ही टर्म हुआ करता था, मतलब कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो एक ही बार में क्या किया जाता था, पूछा जाता था। ठीक है, एक ही टर्म हुआ करता था। लेकिन अगर हम बात करें 2022 की,
तो इसमें क्या हुआ है, अब हमारे पास में दो टर्म्स है, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 जो कि हम ऑलरेडी दे चुके हैं, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ था। अब बचा है टर्म 2। अब जब टर्म 1 हुआ तो हमारा हाफ सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। टर्म 2 के लिए हमें जो है अपना हाफ सिलेबस ही प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो अब ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, इसमें तो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के हर एक चैप्टर होंगे, लेकिन अगर हम टर्म 2 के हिसाब से बात करें तो हमें हर एक चैप्टर पढ़ना ही नहीं है। हमें सिर्फ जो है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो है इसे करना है प्रिपेयर, ठीक है, या इसे जो है पढ़ना है हमें। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है जो कि आपके टर्म 2 सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। पूरा का पूरा सेक्शन भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमारे उन दो चैप्टर्स का पार्ट होंगे। ऑल राइट, तो आई गेस इतनी चीज भी जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है। तो अब जो है हम क्वेश्चंस की साइड बढ़ते हैं, वन बाय वन सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं और अपना ये जो पूरा 2015 का क्वेश्चन पेपर है इसे सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग एग्रीगेट सप्लाई हम किसे कहते हैं? नाउ हमें एक चीज पता है कि एग्रीगेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, ठीक है। तो जो टोटल सप्लाई है उसे हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। टोटल सप्लाई अब क्या होगी? तो देखो, सप्लाई इज व्हाट, विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ फर्म टू सेल या फिर टू सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, उसे हम जो है सप्लाई कहते हैं। टोटल सप्लाई सारी फर्म्स एक साथ में कितने जो है गुड्स को सप्लाई करना चाहती है, गुड्स को जो है मार्केट में सेल करना चाहती है, विलिंग भी होना एंड एबल भी होना। तो यहाँ पर सारी फर्म्स, सारे प्रोड्यूसर्स की टुगेदर जो सप्लाई है उसे हम बोलेंगे कि ये होती है हमारी एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एग्रीगेट सप्लाई रिफर्स टू द टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री और द टोटल नेशनल प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री एट द गिवन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जो टोटल लेवल ऑफ आउटपुट है जो कि प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो कि प्रोड्यूस किया जाएगा, और या फिर हम उसे क्या बोल सकते हैं कि जो टोटल नेशनल प्रोडक्ट है, ठीक है। नेशनल प्रोडक्ट पूरे नेशन के जो हमारे नेशनल प्रोडक्ट हैं जो सबने सारे रेसिडेंट्स ने बनाए हैं, उन वो जो टोटल है, ठीक है, टोटलिटी हम बोल रहे हैं, तो वो चीज जो है उसे हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। ऑल राइट, फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ए है आपके पास में 1 डिवाइडेड बाय एमपीसी, बी है आपके पास में 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस, सी है आपका 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीएस एंड डी क्या है 1 डिवाइडेड बाय एमपीसी माइनस 1। अब इसमें सीधा सीधा आप लोगों को जो मल्टीप्लायर है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला इसमें से सही वाला कौन सा है? क्या 1 डिवाइडेड बाय एमपीसी हम करते हैं? नहीं, हम 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी करते हैं। क्या 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी कहीं पर है? कहीं पर नहीं दिया है, लेकिन ये देख रहे हैं हम लोग बी वाला जो है हमारा, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस। तो ये क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज यही हमारा क्या है, करेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर वुड बी योर ऑप्शन बी, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस, ठीक है। ये जो सी वाला है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीएस, ये भी सही नहीं है, क्योंकि 1 माइनस एमपीएस विल गिव यू एमपीसी, तो ये चीज सही नहीं होती है, ठीक है। और ये तो बिल्कुल ही अलग सा दे के रखा है। तो यहाँ पर अगर आपको जो है इसका प्रॉपरली जो हमारे फॉर्मूले हैं वो अगर अच्छे से पता है तो आपका जो ऑप्शन बी है, आप बिल्कुल जो हो बिना किसी काइंड ऑफ कंफ्यूजन के बता सकते हो कि ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आई गेस कि ये क्वेश्चन क्लियर है। फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। इफ real GDP is rupees 200 and price index with base 100 is 110, calculate nominal GDP। अब देखो आपको क्या गिवन है, रियल जीडीपी दिया है कितना 200 का, और प्राइस इंडेक्स है आपके पास में 110 का, बेस आपको पता है दैट वुड बी 100। तो अब आपकी नॉमिनल जीडीपी क्या होगी आपको ये बताना है। तो अब स्टूडेंट्स इसके लिए सिंपल सी चीज है, हमारे पास में सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारा, रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100 हम करते हैं, राइट। तो बस वही फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है और आपका जो नॉमिनल जीडीपी आपको मिल जाएगा।
तो रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। ये जो है ना 100 की जगह पर हम ये भी बोलते हैं प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर, और प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर को हम लोग यूजुअली इवन आई वुड से 99% ऑफ द टाइम्स हम उसे 100 ही मानते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंटू 100 हम लिखेंगे। रियल जीडीपी हो गया हमारा 200, नॉमिनल जीडीपी हमारे पास में नहीं है तो उसे हमने एज इट इज लिखा, प्राइस इंडेक्स हमारे पास में 110 है एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। अब इस चीज को बस ये जो फिगर्स है उन्हें हमें एक साइड से दूसरी साइड पर जो क्या करना है, घुमाना है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 200, यहाँ पर डिवीजन में है तो जब इस साइड जाएगा तो वो मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस वुड बी 110 डिवाइडेड बाय, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इसे हम लेकर जाएंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये क्या किस चीज में कन्वर्ट होगा, डिवीजन में, ठीक है। तो ये हो गया आपका 100, जीरोस एंड जीरोस को हमने कर दिया कैंसिल, 110 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो गया, 220। तो आपकी नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू क्या आ गई, आपके नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू आ गई है 220 रुपीस की। ऑल राइट, सो आई गेस क्वेश्चन क्लियर है अच्छे से, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ना, आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर भी हो गया है, ठीक है। फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। Government of India has recently launched Jan Dhan Yojana aimed at every household in the country to have at least one bank account. Explain how deposits made under the plan are going to affect national income of the country. ठीक है, क्या क्वेश्चन है अब हमारे सामने कि गवर्नमेंट ने जो है जनधन योजना लॉन्च की। अब ये क्वेश्चन पेपर है 2015 का, उस टाइम के लिए रिसेंटली ही हम बोलेंगे कि भाई जनधन योजना जो है लॉन्च की गई। जनधन योजना का जो एम था वो क्या था, वो ये था कि हर एक पर्सन के पास में एक बैंक अकाउंट हो, ठीक है, और वो जो है मेयर आपका 1 रुपीज से जो है ओपन हो रहा था, तो एक बैंक अकाउंट हर एक पर्सन के पास में होना चाहिए। अब इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम पर क्या इफेक्ट होगा हमें ये बताना। अब देखो जैसे कि मान लो हम 100 ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये तो मैंने बहुत ही कम जो है अपना क्या बताया है, अपनी जो क्वांटिटी वो बताई है। अगर हम देखें तो रूरल एरियाज में लोगों के पास में बैंक अकाउंट नहीं होते हैं और ना ही वो ओपन करना चाहते हैं, लेकिन आफ्टर जनधन योजना जो गवर्नमेंट है उन्होंने वेरियस काइंड ऑफ इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए और ये कंपल्शन किया कि नहीं आपको जो है क्या करना है, आपको जो बैंक अकाउंट है वो ओपन करना है, ठीक है। तो अब हम सिर्फ 100 लोगों की बात कर रहे हैं अभी, कि 100 पीपल की बात करते हैं कि भाई अगर एक्स्ट्रा 100 लोग बैंक अकाउंट ओपन कर ले तो उससे क्या इफेक्ट होगा नेशनल इनकम पर, वो चीज हम समझ लेते हैं। हम 100 के बारे में पढ़ेंगे, इससे आपको 1000 एंड 10,000 का जो अंदाजा है वो लग जाएगा कि भाई क्या होने वाला है, ठीक है। अब देखो 100 लोगों ने क्या किया है, अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाया, ठीक है, ये लोग बैंक में गए और इन्होंने अपना जो सेविंग्स अकाउंट है वो ओपन करवाया। अब मान लो कि इन लोगों ने ज्यादा मनी नहीं दिया, इनने हर एक पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ जो है 1 रुपी डिपॉजिट किए बैंक में, ठीक है। इनका जो इन्होंने बैंक अकाउंट खुलवाया उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 रुपी जो है वो डिपॉजिट किया। अब 100% जब 100 पीपल जब 1 रुपी को डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक के पास जो डिपॉजिट्स हैं स्टूडेंट्स वो कितने हो गए, बैंक के पास में जो इनिशियल डिपॉजिट्स हैं वो 100 रुपीज के हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर ये नेशनल इनकम की बात की जा रही है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा किससे लिंक करना है, मनी एंड बैंकिंग चैप्टर से, ठीक है। तो 100 रुपीज जो है वो डिपॉजिट हो गए, इनिशियल डिपॉजिट हो गए बैंक के पास में। अब हमें एक कंसेप्ट पता है जो कि हमने किस में पढ़ा था, अपना मनी एंड बैंकिंग में, दैट इज क्रेडिट मल्टीप्लायर, ठीक है। क्रेडिट मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर, आप इसे कुछ भी बोल सकते हो। तो इस कंसेप्ट के अंदर क्या था कि जो बैंक्स होती है वो अपने इनिशियल डिपॉजिट को लेंड कर क्या करती है, उसे इंक्रीज करती है, ठीक है। वो जो मनी है उसे मल्टीप्लाई करती है मेनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो अब ये बैंक के पास में ये 100 रुपीज है जो कि बैंक क्या कर सकती है, लोन दे सकती है। यहां पर अज्यूम कर लो कि जो हमारे LRR है, दैट इज लीगल रिजर्व रेशियोज है, वो 0 है, ठीक है। इस चीज को भी अज्यूम कर लो कि बैंक को जो है अपने पास में कोई रिजर्व नहीं रखने पड़ रहे, ना ही RBI के साथ में कोई रिजर्व रखने पड़ रहे हैं,
बैंक फ्री है कि वो इस पूरे 100 रुपीज को क्या कर सके, लेंड कर सके। ठीक है, तो अब जो ये बैंक है ये 100 रुपीज को क्या कर रही है, लेंड कर रही है, लोन दे रही है। इससे इस बैंक को तो प्रॉफिट हुआ ही हुआ। ठीक है, इस 100 रुपीज को लेंड करने से ये जो क्रेडिट मल्टीप्लायर है, मनी मल्टीप्लायर है, उसके अकॉर्डिंग बैंक ने तो प्रॉफिट अर्न किया ही किया है। लेकिन इसका नेशनल इनकम पर क्या इफेक्ट है, तो देखो ये जो 100 रुपीज है ये एज अ लोन लोगों को दिया गया, इकोनॉमी में मनी आया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमने पढ़ा है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से क्या होगा, आपकी जो मनी है, आपकी जो इनकम है वो मल्टीप्लाई होती है मेनी नंबर ऑफ टाइम्स। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये जो लोन है, मान लो ये जो है प्रोडक्शन पर्पस के लिए दिया गया, तो उसकी वजह से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का क्या हो पा रहा है, प्रोडक्शन हो पा रहा है। ठीक है, जब ज्यादा प्रोडक्शन है तो ऑब्वियस सी चीज है नेशनल इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो क्योंकि जनधन योजना के जो है तहत या उसके अंडर जो है हम बोल रहे हैं कि हर एक पर्सन ने अपना बैंक अकाउंट ओपन किया और अगर सिर्फ उनने 1 रुपी भी उसमें डाला है तो उसकी वजह से बैंक की जो लेंडिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हुई। अल्टीमेटली उसकी वजह से इकोनॉमी में भी मनी आया, लोगों के पास भी मनी पहुंचा, जिसकी वजह से ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा डिमांड, ज्यादा सप्लाई, सब कुछ हो सकता है और आपकी जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर सकती है। अब ये तो हमने सिर्फ और सिर्फ 1 रुपी बोला है, जरूरी थोड़ी ना है कि सब 1 रुपी रखेंगे, है ना। ये लोग जो है ये ज्यादा भी डिपॉजिट कर सकते हैं। मान लो 100 में से 10 लोग भी ऐसे हैं, 10 पीपल भी ऐसे हैं जो कि 50 रुपीज डिपॉजिट कर रहे हैं, तो ये तो बढ़ा ना, 50 इंटू 10 कर दो, 500 रुपीज का डिपॉजिट हुआ ना। ठीक है, तो इस वे से जो है जब ये मास में, एक काफी मास पॉपुलेशन में हमने इसे देखा, तो इसका जो है हमें क्या देखने को मिला, बेनिफिट देखने को मिला है। ऑल राइट, तो आई गेस कि आप लोगों को क्लियर हो गया कि जनधन योजना से क्या चीज बेनिफिट हुई और कैसे जो है नेशनल इनकम इंक्रीज हो सकती है या नेशनल इनकम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो आई गेस आप लोगों को हो गया क्लियर। ठीक है, तो अब जो है इसका प्रॉपर आंसर देख लो। विद द जनधन योजना अ ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ब्रॉट अंडर द एम्बिट ऑफ बैंकिंग सिस्टम। Those individuals who earlier did not have savings account now have access to banking facilities and have opened savings account with the commercial banks। ठीक है, तो जनधन योजना से क्या हुआ कि भाई ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है वो बैंकिंग सिस्टम के अंडर लेकर आए गए। ठीक है, और उन इंडिविजुअल्स के पास जिनके पास में सेविंग्स अकाउंट नहीं थे, अब उनके पास भी जो है सेविंग्स अकाउंट है, उनके पास भी जो है बैंकिंग फैसिलिटीज है। ठीक है, और इन दिस वे द कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू टैप ग्रेटर सेविंग्स which in turn can be used to lend loans for investment purposes। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि कमर्शियल बैंक्स जो है वो ज्यादा क्या कर पा रही है, वो ज्यादा सेविंग्स को अपने पास जो है लेकर आ पा रही है और उसे जो है फिर लेंड कर रही है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। ठीक है, thus the yojana indirectly helps in increasing the investment and production in the economy which in turn would help in improving the national income। ठीक है, तो डायरेक्टली तो इसका इफेक्ट ये हुआ कि लोगों को जो है बैंकिंग फैसिलिटीज मिली, लेकिन इनडायरेक्टली इसका क्या इफेक्ट हुआ कि ये जो बैंकिंग फैसिलिटीज मिली है, हम बोले कि ये जो सेविंग्स अकाउंट ओपन हुए उसकी वजह से जो बैंक्स है उनकी लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ी और उसकी वजह से जो है ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो पा रहा है। अल्टीमेटली जो नेशनल इनकम है वो भी इंक्रीज हो पा रही है। ऑल राइट, आई गेस क्वेश्चन जो है अच्छे से क्लियर है। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ये हम बोलेंगे दिस इज अ हॉट काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट इज हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को पता होने चाहिए। आप लोगों से जो है अगर हम बात करें 2022 की या आफ्टर 2020 की बात करें तो कोविड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपसे पूछे जा सकते हैं कि भाई देखो इसकी वजह से जो है ये पेंडेमिक की वजह से इकोनॉमी पर ये इफेक्ट हुआ, तो उसका क्या इफेक्ट नेशनल इनकम पर आपको देखने को मिला, या ऐसे कुछ भी जो है आपसे करंट में जो है क्वेश्चंस बनाकर फ्रेम कर कर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बस आपको इसमें जो है ना आपके जो कंसेप्ट्स है वो अगर क्लियर है और अगर आप इंटरप्रेट अच्छे से कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको जो है ना करंट अफेयर्स पढ़कर जाना है, आपको बस आपके कंसेप्ट क्लियर रखने हैं। यहाँ पर बस अपने कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी था। हर एक चीज के मनी एंड बैंकिंग भी पता होना चाहिए, नेशनल इनकम भी पता होना चाहिए। हर एक चीज के अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर है तो हम बहुत ही इजीली क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। ऑल राइट, तो आई गेस कि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को क्लियर हो गया है।
फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इकोनॉमी इज एन इक्विलिब्रियम, कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम दी फॉलोइंग। ठीक है, क्या बोला गया है कि इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम पर है और हमें जो है अब नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है। क्या क्या गिवन है आपके पास में, ऑटोनॉमस कंजम्पशन गिवन है 100, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव गिवन है 0.2, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है 200 और आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है नेशनल इनकम। अब देखो हमें पता है कि एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, y इज इक्वल्स टू C प्लस आई, राइट। हमें पता है कि इक्विलिब्रियम पर AS इज इक्वल्स टू AD होती है, AD के कंपोनेंट्स आपके C प्लस आई और AS जो है वो किसके इक्वल होती है, Y के इक्वल होती है, दैट इज नेशनल इनकम के इक्वल होती है। तो AS की जगह पर हमने Y लिखा, Y इज इक्वल्स टू C प्लस आई। ठीक है, अब जो है हमें फाइंड आउट क्या करना है, अपना नेशनल इनकम करनी है फाइंड आउट। हमें सी को थोड़ा एक्सपांड कर दे। ठीक है, सी दैट इज जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसका फंक्शन क्या होता है, सी बार प्लस बी वाई। ठीक है, ये फंक्शन होता है, ये हमें पता है। इसी को अगर मैं यहां पर लिख दूं सी बार प्लस बी वाई प्लस आई तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसे हम y को एज इट इज y रहने दो, इस y को एज इट इज रहने दो, c बार ये जो यहां पर आएगा आपका c बार। ठीक है, c बार आपके पास में गिवन है, दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन गिवन है आपका 100 का, ये हमने 100 लिखा है यहाँ पर। b क्या होता है, b होती है आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, तो अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या फिर बी को हम कैसे फाइंड आउट करें, आपके पास में गिवन है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। हमें पता है एमपीसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीएस होता है। ठीक है, दैट इज 1 माइनस 0.2 हम इसे कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.8। एमपीसी की वैल्यू क्या आ गई, एमपीसी की वैल्यू आ गई आपकी 0.8। तो इसकी जगह पर हम लिख दें बी की जगह पर 0.8 वाई प्लस जो आय है दैट इज जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो कितना है, वो है आपका 200। ठीक है, तो यहां पर हमने इसे लिख दिया 200। अब इस चीज को हम सॉल्व कर दें तो हमारे पास में y की वैल्यू आ जाएगी। इस 0.8 को हम इस साइड लेकर आए तो y माइनस 0.8y कितना हो जाएगा, 0.2y इज इक्वल्स टू 200 प्लस 100 विल गिव यू 300। ठीक है, इस y को एज इट इज यहां पर रहने दो, 300 डिवाइडेड बाय 0.2 हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर लिख देती हूं मैं, क्या है हमारा 300 डिवाइडेड बाय 0.2। अब इसे सॉल्व कर दो स्टूडेंट्स, कैसे सॉल्व करोगे, यहां से पॉइंट हटा दो, ऊपर एक 0 कर दो। ठीक है, अब इसे डिवाइड कर दो तो आपके पास में आंसर आ जाएगा कितना, 1500। ठीक है, तो आपकी जो y है दैट इज जो नेशनल इनकम है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपके पास में 1500 रुपीज की। ठीक है, अब इसको जो है सिस्टमैटिकली एक जो प्रॉपर सिस्टम से आप यहाँ पर देख लो, दैट इज गिवन हमने लिख दिया ऑटोनॉमस कंजम्पशन आपके पास में c बार 100, एमपीएस है आपके पास में 0.2 गिवन। ठीक है, एमपीसी जैसे कि हम c से डिनोट कर रहे हैं, मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया उसमें हम b से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर हम c से डिनोट कर रहे हैं। देखो आप b से भी कर सकते हो, आप c से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा क्या कर दिया करो, वहां पर एक्सप्लेन कर दिया करो, थोड़ा सा लिख दिया करो कि आपके b का मतलब क्या है, आपके c का मतलब क्या है। ठीक है, तो उससे जो है ना जो भी एग्जामिनर है उन्हें भी कोई भी काइंड ऑफ प्रॉब्लम नहीं होगी या कंफ्यूजन नहीं होगा आपके आंसर को समझने में। ठीक है, तो एमपीसी दैट इज c इज इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीएस दैट इज 1 माइनस 0.2 विल गिव यू 0.8। ठीक है, अब आगे चलते हैं, i इज इक्वल्स टू 200 गिवन है और y जो है हमें फाइंड आउट करना है। We know that at equilibrium y is equals to c plus i होता है, that is y is equals to c bar plus by हम इसे बोल दें। तो ये हो गई आपकी यहाँ तक की पूरी ये कैलकुलेशन जो कि अभी मैंने आप लोगों को जो है करके दिखाई थी। ठीक है, ये पूरी वही कैलकुलेशन है, एग्जैक्टली सेम आप लोग यहाँ से देख सकते हो। बाकी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि जो y की वैल्यू है दैट इज जो हमारी इनकम निकली है वो 1500 कैसे निकली है। ऑल राइट, तो आई गेस कि आप लोगों को जो क्वेश्चन है ये अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, फिर आगे चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, एक्सप्लेन द रोल ऑफ रेपो रेट इन रिड्यूसिंग दिस गैप एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डिफ्लेशनरी गैप एंड द रोल ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन इन रिड्यूसिंग दिस गैप। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन को अब हमें करना है आंसर। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, explain the concept of inflationary gap, explain the role of repo rate in reducing this gap।
इसमें जो है आपके पास में 2 क्वेश्चन है और वाला टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन को आंसर करना होता है अगर ये आपके एग्जाम में पूछा जाए तो। दोनों क्वेश्चंस को आप कभी भी आंसर नहीं करोगे, ठीक है, एक ही क्वेश्चन को आंसर करोगे। लेकिन अभी हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो जब तक हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लोग दोनों ही क्वेश्चन को आंसर करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस में तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन है कि भाई इन्फ्लेशनरी गैप का कंसेप्ट क्या होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है, और जो रेपो रेट है वो इस गैप को कैसे रिड्यूस कर सकता है वो आपको बताना है। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन है वो है आपके पास में, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डिफ्लेशनरी गैप एंड द रोल ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन इन रिड्यूसिंग दिस गैप, ठीक है। जो डिफ्लेशनरी गैप है उसका कंसेप्ट क्या है आपको ये समझाना है, और इस डिफ्लेशनरी गैप को ओपन मार्केट ऑपरेशन की हेल्प से कैसे रिड्यूस किया जा सकता है ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन आंसर करते हैं, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ, या फिर एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप कब अराइज होता है स्टूडेंट्स? जब एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन होती है तब, ठीक है। जब एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन हमें देखने को मिलती है, दैट इज एग्रीगेट डिमांड आपके एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होता है, तो उस टाइम पर हम बोलते हैं कि इन्फ्लेशनरी गैप वाली सिचुएशन होती है, ठीक है। ये जो एक्सेस होता है वो इन्फ्लेशनरी गैप को क्रिएट करता है। इन्फ्लेशनरी गैप बेसिकली इन्फ्लेशन हम उसे कह सकते हैं कि जब एक्सेस डिमांड होती है, जब आपकी डिमांड जो है वो सप्लाई से ज्यादा होती है, तो ऐसे केस में जो प्राइसेस हैं चीजों के वो बढ़ जाते हैं, दैट इज इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन अराइज होती है, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि रेपो रेट जो है वो इस गैप को कैसे रिड्यूस कर सकता है। देखो सिंपल सी चीज है, एक्सेस डिमांड क्यों हो रही है, लोग ज्यादा डिमांड क्यों करने लगे? क्योंकि लोगों के पास में मनी होगा तभी वो डिमांड कर रहे हैं, है ना। जब तक मनी नहीं होगा तब तक आप डिमांड कैसे करोगे? तो मनी होगा तभी तो आप उसे डिमांड करोगे, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है कि रेपो रेट जो है वो कैसे इस गैप को रिड्यूस करेगा। अब हमें ये देखना है कि हम जो सारे मेजर्स यूज कर रहे हैं उसमें हमें ऐसे यूज करना है कि वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करे, दैट इज जो एक्सेस मनी है वो भी हम वापस ले आए पाए, या फिर हम ये बोले कि इकोनॉमी में और मनी जो है वो इंजेक्ट ना हो, हमें ये ऐसे मेजर्स लेने होंगे। रेपो रेट होता क्या है? रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर आपकी जो कमर्शियल बैंक है, ठीक है, या हम बोले जिस पर आपकी जो सेंट्रल बैंक है, दैट इज जो आरबीआई है, वो लोन देती है किसे? कमर्शियल बैंक को, ठीक है, फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड। उस रेट को, जिस इंटरेस्ट रेट पर दिया जाता है लोन, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए जब लोन दिया गया है तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है उसे हम रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। और फिर ये कमर्शियल बैंक जो है वो जनरल पब्लिक को लोन देती है, दैट इज हम लोगों को लोन देती है, ठीक है। तो अगर मान लो आरबीआई जो है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दैट इज ये जो रेपो रेट है, मान लो वो पहले 5% था, ठीक है। तो कोई भी एक्स अमाउंट ऑफ मनी जो है कमर्शियल बैंक बोरो करती थी आरबीआई से। अब मान लो कि ये जो रेट है सेंट्रल बैंक ने क्या किया? 7% कर दिया, ठीक है। तो अब कमर्शियल बैंक जो हमें लोन देगी वो 7% से ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर देगी, मान लो ये 10% पर जो है हमें ये लोन दे रही है, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स का एक मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। कमर्शियल बैंक यहाँ पर सोशल मोटिव से नहीं वर्क करती है, प्रॉफिट मोटिव से वर्क करती है। तो कमर्शियल बैंक हमें 10% से क्या दे रही है? 10% इंटरेस्ट रेट पर लोन दे रही है। जब 5% रेपो रेट था तब मान लो कमर्शियल बैंक जो है वो 7% इंटरेस्ट रेट पर लोन दे रही थी। अब अगर ये 7 से 10% हुआ है तो हम लोग लोन लेने जाएंगे या हम जो है वेट करना पसंद करेंगे कि जब ये इंटरेस्ट रेट कम होगा तब हम लोन ले लेंगे? ऑब्वियस सी चीज है कि हम वेट करेंगे, हम जो है इस 10% पर जो है लोन लेने नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि अब ये हमारे लिए बर्डन ज्यादा होगा कि हमें जो है 10% जो है रिटर्न ज्यादा देना पड़ेगा। तो अगर जो आरबीआई है वो अगर रेपो रेट को इंक्रीज कर रही है तो अल्टीमेटली हमारे लिए भी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो बढ़ रहा है, और जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज होता है तो हम लोग जो है कम लोन लेंगे। जब हम कम लोन लेंगे तो इकोनॉमी में कम पैसा आएगा, ठीक है। इकोनॉमी में कम मनी आएगा तो जो हमारी एक्सेस डिमांड है वो क्या होगी? धीरे धीरे जो है क्योर होने लगेगी, रिड्यूस होने लगेगी, और जो हमारी डिजायर्ड लेवल ऑफ डिमांड है वहां तक पहुंच जाएगी, ठीक है।
तो कैसे आप जो हो इन्फ्लेशनरी गैप को रिड्यूस कर सकते हो, हम बोले इन्फ्लेशनरी गैप को क्योर कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रेपो रेट। आई होप सो कि आप लोगों को जो है क्लियर हो गया है, ठीक है। अब वहीं अगर हम बात करें डिफ्लेशनरी गैप की, तो डिफ्लेशनरी गैप एज द नेम सजेस्ट डिफ्लेशन, ठीक है, जो चीजें हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज है, उनके प्राइसेस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, उसे हम डिफ्लेशन बोलेंगे। तो ये कब अराइज होता है, जब आपकी एग्रीगेट डिमांड आपकी एग्रीगेट सप्लाई से कम हो जाए। दैट इज डेफिशिएंट डिमांड वाली सिचुएशन जब होती है तो उसे हम बोलेंगे कि वो है आपका डिफ्लेशनरी गैप, या जो डेफिशिएंट डिमांड वाली सिचुएशन है वो डिफ्लेशनरी गैप को क्या करती है, जनरेट करती है, ठीक है। तो अब क्योंकि डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो इस डिमांड को हमें बढ़ाना है। अब लोग डिमांड क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास में मनी नहीं होगा, इसीलिए जो है डिमांड नहीं किया जा रहा है। तो अब इसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो इस गैप को, दैट इज इस डिफ्लेशनरी गैप को, ये जो डेफिशिएंट डिमांड है, इसे कैसे क्योर कर सकता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, जो आरबीआई है वो बाय या सेल करती है जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं उन्हें, कमर्शियल बैंक को, ठीक है। अब जब डिफ्लेशनरी गैप है, मतलब कि इकोनॉमी में पैसा नहीं है, हम ये मान लें, बिकॉज पैसा नहीं है तभी लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं। तो अगर हमें इकोनॉमी में मनी चाहिए तो फिर अब आरबीआई को क्या करना चाहिए, अब आरबीआई को बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए कमर्शियल बैंक से जो सिक्योरिटीज है। देखो सिंपल सी चीज है, हम एक शॉपकीपर के पास जाते हैं, हम सामान खरीदते हैं तो हमारे पास से पैसा जाता है, ठीक है। हमें क्या चाहिए कि इकोनॉमी में पैसा आए, जब कमर्शियल बैंक के पास में पैसा आएगा तभी हमारी इकोनॉमी में पैसा आ पाएगा, क्योंकि कमर्शियल बैंक उस मनी को आगे हम लोगों तक ट्रांसफर करेगी इन द फॉर्म ऑफ लोन्स एंड ऑल, ठीक है। तो दैट मीन्स कि कमर्शियल बैंक के पास में मनी को इंक्रीज करने की जरूरत है। अगर मैं एक सेलर हूं स्टूडेंट्स, तो मेरे पास में पैसा कैसे आएगा, जब मैं कोई चीज बेचूंगी, ठीक है, आई एम सेलिंग, जब मैं सेल करूंगी तो मेरे पास में पैसा आएगा। अब इस केस में आप आरबीआई को क्या समझो भाई, आरबीआई एक शॉपकीपर है, ये जो शॉपकीपर है ये बाय भी करेगी, ये सेल भी करेगी, ठीक है, जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से। एट प्रेजेंट आरबीआई का ये मोटिव है कि कमर्शियल बैंक के पास में मनी जाना चाहिए। तो मनी कैसे जाएगा, तो आरबीआई ने बोला कि भाई आपकी जो सिक्योरिटीज है ना वो हमें दे दो, आपके पास जो सिक्योरिटीज रखी हुई है वो हम ले लेते हैं। तो आरबीआई ने क्या किया, बाय किया, सेल की, आरबीआई ने बाय की है, क्योंकि ये कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटीज आरबीआई के पास में जा रही है, और जब आरबीआई बाय कर रही है तो फिर आरबीआई कमर्शियल बैंक को क्या देगी, इसके बदले में मनी देगी, ठीक है। इन्हें परचेज किया है, अगर सिक्योरिटीज को परचेज किया गया है तो अब आरबीआई जो है वो मनी ट्रांसफर करेगी, या मनी जो है वो पे करेंगी किसको, कमर्शियल बैंक्स को। तो यहां से जो है कमर्शियल बैंक के पास में जो है मनी आया, इसकी वजह से कमर्शियल बैंक के पास में जब मनी है तो वो जो जनरल पब्लिक है, जो कस्टमर्स हैं, उन तक क्या करेगी, इस मनी को पहुंचाएगी इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, ठीक है। तो इस वजह से हमारी इकोनॉमी में मनी आएगा, और जब इकोनॉमी में मनी आएगा तो जो आपकी डिमांड है, जो डेफिशिएंट डिमांड है वो इंक्रीज होगी, और जो डिजायर्ड लेवल ऑफ डिमांड है वहां तक पहुंचेगी। ऑल राइट, तो आई गेस क्लियर है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करेगी आरबीआई, बाय करेगी सिक्योरिटीज को, ठीक है। तो अब मैंने आपको दोनों ही क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए हैं, अब हम जल्दी से एक सिस्टमैटिक मैनर में इनके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को आंसर करेंगे। ड्यू टू एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड देयर एग्जिस्ट अ डिफरेंस और गैप between the actual level of aggregate demand and full employment level of demand, ठीक है। तो excess of क्या हो रहा है, aggregate demand है, तो इसके लिए ये gap create हो रहा है, ठीक है, और इस गैप को हम इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। रेपो रेट refers to the rate at which the central bank lends money to commercial bank for short time period, ठीक है। In such inflationary gap, the central bank would increase repo rate, ठीक है, जो कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सेंट्रल बैंक क्या करेगी, रेपो रेट को इंक्रीज करेगी। An increase in the repo rate increases the cost of borrowings for the commercial banks, ठीक है। ये जो इंक्रीज है रेपो रेट में, इसकी वजह से क्या हुआ, कमर्शियल बैंक्स के लिए जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो भी इंक्रीज हो गया। This discourages the demand for loans and borrowings, thereby
द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉल्स एंड हेंस एग्रीगेट डिमांड फॉल्स। ठीक है, और इसका जो डायग्राम है हम कुछ ये देख सकते हैं। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि आपकी जो इनिशियल एग्रीगेट डिमांड है, हम बोले कि जो डिजायर्ड वाली है वो है आपकी AD1 और ये आपका AS का कर्व। दैट मीन्स कि ये वाली जो डिमांड है ये हमारी डिजायर्ड लेवल ऑफ हम बोलेंगे कि आउटपुट है। ठीक है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है तो आपके इस AD1 के अबव हम देखेंगे एक और AD कर्व को, दैट इज AD2। ठीक है, ये आपकी एक्चुअल में जो डिमांड की जा रही है, तो ये जो है ये E और F का जो डिफरेंस आप देख रहे हो, ये जो गैप है इसे हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं कि इतना जो है ज्यादा डिमांड हो रही है। ऑल राइट, सो आई गेस क्वेश्चन जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। इन्फ्लेशनरी गैप वाला जो क्वेश्चन है, होप सो कि अच्छे से क्लियर हो गया है। अब आता है जो इसका सेकेंड वाला पार्ट है, दैट इज डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है और ओपन मार्केट ऑपरेशन से कैसे क्योर किया जाएगा। So due to deficiency in the aggregate demand, there exists a difference or gap between the actual level of aggregate demand at the full employment level of output। ठीक है, यहाँ पर at आएगा। So this difference is termed as deflationary gap। ठीक है, तो जब एग्रीगेट डिमांड में डिफिशियंसी होती है तो उसकी वजह से जो गैप क्रिएट होता है आपके एक्चुअल लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड जो होती है उसमें फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जो एक्चुअल है और जो आपकी प्लान्ड है उनमें जो डिफरेंस है उसे हम कहेंगे डिफ्लेशनरी गैप, और ये डेफिशिएंसी के कारण क्रिएट हुआ है। This gap measures the amount of deficiency in the level of aggregate demand। ठीक है, ये जो गैप है ये क्या करता है, ये कितनी डेफिशिएंसी है इसे मेजर करता है। To correct deflationary gap, the central bank purchases the securities। ठीक है, इसको करेक्ट करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या कर रही है, परचेज कर रही है। So to correct the deflationary gap, the central bank purchases the securities in the market, thereby increasing the flow of money and subsequently enhancing the purchasing power of the people। The higher purchasing power increases the aggregate demand। ठीक है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या किया जाएगा, आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया है। दैट इज परचेज की जाएंगी सिक्योरिटीज, और इसका जो ग्राफ है वो हम ये देख लें। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आपका ये जो है AD1 जो है ये आपकी जो डिजायर्ड लेवल ऑफ डिमांड है वो है, और ये आपका AS का कर्व है। E जो है ये आपका इक्विलिब्रियम है। इसी पर हम लोग देख रहे हैं कि जो एक्चुअल वाली डिमांड है वो कुछ ये है, ये जितने से जो है कम हो रही है। ठीक है, ये जो EC गैप हम देख रहे हैं इसे हम डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। दैट इज इतना जो पार्ट है, इतना जो क्वांटिटी है, इससे आपकी डिमांड कम हो रही है। जो प्लान्ड है, जो डिजायर्ड लेवल है उससे इतनी कम है, इसे हम कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। ऑल राइट, सो आई गेस क्वेश्चन जो है अच्छे से क्लियर हो गया है आप लोगों को। डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, रेपो रेट एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये भी चीजें जो है अच्छे से क्लियर हो गई है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हमारा। फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट नेशनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। नेशनल इनकम को करना है कैलकुलेट और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को कैलकुलेट करना है। अब देखो, जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है वो हम लोग नहीं करने वाले हैं कैलकुलेट, क्योंकि हमारे करंट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो नेशनल इनकम है इसे फाइंड आउट करेंगे। अब कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं, कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं, उसके लिए हमें जो है ये वेरियस जो वैल्यूज गिवन है, जो वेरिएबल्स गिवन है उन्हें देखते हैं, और फिर हम चेक करते हैं कि आपके कौन से मेथड से आप लोग जो हो आपकी नेशनल इनकम को फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या क्या गिवन है। पर्सनल टैक्स, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, प्राइवेट इनकम, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कॉर्पोरेट टैक्स, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, डिप्रिसिएशन, चेंज इन स्टॉक, नेट इंपोर्ट्स एंड नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास में गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है NNP एट FC, दैट इज नेशनल इनकम। अब ये जो हमारे पास में वेरियस जो वैल्यूज गिवन है स्टूडेंट्स, इसके हिसाब से हम जो अपना मेथड यूज करेंगे वो कौन सा आएगा आपका,
जो हमारी मेथड होगी वो कौन सी होगी, दैट वुड बी और एक्सपेंडिचर मेथड, क्योंकि जो वैल्यूज गिवन है उसमें मैक्सिमम वैल्यूज आपके एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड ही है। एक्सपेंडिचर मेथड में हमें कौन सा एग्रीगेट मिलता है, तो एक्सपेंडिचर मेथड में हमें मिलता है GDP एट MP। और इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला भी हम लोग लिख ले, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस यहां पर जो है इस क्वेश्चन में हमारे पास में क्या गिवन है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, तो इसे लिखो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। हमें यहाँ पर चाहिए क्या होता है, हमें चाहिए होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो अब उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले नेट को किस में कन्वर्ट कर दो, ग्रॉस में। कैसे करोगे, प्लस करोगे इसमें आप डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो अब ये बन गया ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये जो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है इसको हमें सिंपल किस में कन्वर्ट करना है, कैपिटल फॉर्मेशन में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे चेंज इन स्टॉक्स, ठीक है। जब आप चेंज इन स्टॉक्स को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल फॉर्मेशन। तो अब जो है NDFCF जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका GDCF, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में, ठीक है। उसके बाद में हम इसमें ऐड करते हैं नेट एक्सपोर्ट्स को, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास में नेट इंपोर्ट्स दिया हुआ है, तो एक्सपोर्ट्स का अपोजिट दिया है इंपोर्ट्स, तो प्लस का अपोजिट हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास में नेट इंपोर्ट्स, ठीक है। अब इतना करने के बाद में हमें मिलेगा अपना GDP एट MP, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए है NNP एट FC। तो अब और क्या एडजस्टमेंट इसमें करने हैं, ये ग्रॉस है ये नेट है, क्या कर दो, माइनस कर दो डिप्रिसिएशन को, ठीक है। ये आपका डोमेस्टिक है और ये क्या है आपका नेशनल है, तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन क्वेश्चन में हमने देखा कि क्या गिवन था, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो फ्रॉम अब्रॉड होता तो हम प्लस करते हैं, लेकिन अब टू अब्रॉड गिवन है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किसे, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो है ये माइनस किया जाएगा, ये जो टू है इसकी वजह से हम यहाँ पर माइनस लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में ये मार्केट प्राइस और ये क्या है, फैक्टर कॉस्ट है। तो मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, माइनस करेंगे हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो अब जो है आपका ये क्या हो जाएगा, NNP एट FC जो है आपको मिल जाएगा जब आप ये सारे जो फॉर्मूला है ये अप्लाई करोगे तब। अब इसमें एक चीज देखिए स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर डिप्रिसिएशन को प्लस किया, यहाँ पर डिप्रिसिएशन को माइनस किया, तो अल्टीमेटली डिप्रिसिएशन का जो इफेक्ट है वो कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, जीरो हो जाएगा। तो आप इसमें ये कर सकते हो कि आप यहाँ पर ना तो डिप्रिसिएशन को प्लस कर रहे हो ना ही माइनस कर रहे हो, ठीक है। या तो आप प्लस भी करोगे माइनस भी करोगे, या फिर आप क्या करोगे, दोनों ही जगह पर कुछ नहीं करोगे, इसे क्या रहने दोगे, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन रहने दोगे, उसको ग्रॉस में नहीं कन्वर्ट करोगे। और अगर ग्रॉस में कन्वर्ट नहीं कर रहे हो, दैट इज अगर प्लस डिप्रिसिएशन नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर माइनस डिप्रिसिएशन भी नहीं करोगे। तो अगर कंफ्यूज नहीं हो तो आप ये कर दो कि भाई दोनों जगह पर हम डिप्रिसिएशन का कोई इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर कंफ्यूजन वाली बात है तो बिल्कुल जो है हमें कंफ्यूजन में जाना ही नहीं है, हम प्लस भी कर देंगे, हम माइनस भी कर देंगे। ऑल राइट, तो आई गेस क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को, जो ये चीज है ये क्लियर है। अब यहाँ से फिगर्स क्या क्या लेने हैं वो देख ले हम लोग। तो सबसे पहले पर्सनल टैक्स नहीं लेंगे, फिर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम लेंगे 600 का, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं चाहिए, ना ही प्राइवेट इनकम। फिर आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100, तो यहाँ से 600 और 100 लेंगे। फिर जो बाकी के बचे हुए हैं हमारी वैल्यूज है वो नेक्स्ट वाले इससे ले लेंगे। नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आ गया 70 का, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें माइनस करना है 60, डेप्रिसिएशन हम ले लेंगे 14, चेंज इन स्टॉक हम ले लेंगे -10, यहाँ पर प्लस चेंज इन स्टॉक करना है तो प्लस -10 कर देंगे। नेट इंपोर्ट्स आ जाएगा आपका 20 एंड नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आ जाएगा 10। तो इस वाली स्लाइड से ये सारी ही फिगर्स हमें लेने होंगे, ठीक है। तो अब इन सबको हम जो है इसमें प्रॉपरली अरेंज कर देते हैं और जो अपनी नेशनल इनकम है ये कर लेते हैं फाइंड आउट। सो नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस नेट इंपोर्ट्स माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। सारी वैल्यूज हमने लिखी, दैट इज 600 प्लस 100 प्लस 70 प्लस 14 माइनस 10
-20, -14, -16, -10, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर दो, ये दोनों हो गया आपका कितना 700, ठीक है। ये +14 -14 कैंसिल आउट हो गया, -30 -20 -16 -10, सो दैट इज व्हाट, ये हो गया आपका -90 और ये हो गया आपका -10, तो ये कितना हो गया आपका -100 हो गया। इधर 700 प्लस 70 विल गिव यू 770, तो आपको क्या करना है 770 माइनस 100, दिस विल गिव यू 670 रुपीज। तो आपकी जो नेशनल इनकम है दैट इज NNPAT-FC कितनी आ गई, 670 रुपीज की आ गई है। ऑल राइट, सो आई गेस कि क्लियर हो गया आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से, एकदम ही इजी सा क्वेश्चन था एंड आई होप सो कि अच्छे से क्लियर भी हो गया है, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स विद दिस हमारा जो दिल्ली रीजन का सेट 1 है ये हो जाता है कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं अपने सेट 2 पर। अब एक चीज ध्यान देना कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप लोगों को सारे सेट में सेम देखने को मिलेंगे। तो सेट 2 के वो क्वेश्चंस जो कि ऑलरेडी हम लोग सेट 1 में कर चुके हैं उन्हें हम फिर से सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पर हम लोग जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, हम बोले एक्स्ट्रा भी नहीं, जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं सिर्फ हम उन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो वो क्वेश्चन जो कि सेट 1 में नहीं आए और सेट 2 में डिफरेंट है उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और अपना जो सेट 2 है इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन, if the nominal GDP is rupees 1200 and price index with base 100 is 120, calculate real GDP। आपके पास में nominal GDP गिवन है, आपके पास में price index गिवन है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, real GDP। तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे, आपका जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करोगे, दैट इज रियल GDP इज इक्वल्स टू नॉमिनल GDP डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसमें जो वैल्यूज है वो पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज इन द क्वेश्चन। रियल GDP इज इक्वल्स टू 1200 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100, 0 एंड 0 हो गया कैंसिल आउट, ये हो गया आपका 10 into 100 कितना हो गया 1000। तो आपका रियल GDP कितना आ गया स्टूडेंट्स, आपका रियल GDP आ गया 1000 रुपीज, ठीक है। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, आई गेस अच्छे से क्लियर है। उसके बाद में आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर है और बोला गया है कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमें करना है फाइंड आउट। क्या गिवन है आपके पास में, नेशनल इनकम गिवन है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम गिवन है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है। अब हमें बहुत ही अच्छे से पता है कि एट इक्विलिब्रियम y इज इक्वल्स टू c प्लस आई होता है, ठीक है। अब इसे हम एक्सपैंड करके लिख दें, दैट इज y इज इक्वल्स टू c बार प्लस by प्लस i, ठीक है। तो ये जो c था दैट इज जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसको हमने एक्सपैंड करके लिख दिया। अब y कितना है हमारे पास में, y है हमारे पास में 1000, c बार कितना है स्टूडेंट्स, c बार नहीं है, c बार ही तो हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमें फाइंड आउट करना है। प्लस करो इसमें b कितना है, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है आपके पास में 0.8 और आपका y है 1000 और इसमें ऐड करना है आपको इन्वेस्टमेंट कितने का, 100 का, ठीक है। ये हो गया, इस 1000 को यही रखा हमने, आपका 0.8 into 1000 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब इसके लिए सिंपल सी चीज करो, एक डिजिट के पहले डेसिमल है तो पीछे से एक जीरो को कैंसिल आउट कर दो, कितना बचा 100 बचा, 100 into 8 विल गिव यू 800। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 800 मिलेगा, प्लस 100 विल गिव यू 900। ये जो 900 है ये इस साइड आ जाएगा माइनस में और यहाँ बचा आपके पास में c बार। सो दैट इज 100 रुपीज का आपका c बार आया है, दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है। तो इतना इजी सा क्वेश्चन है हमारा ये, इसमें हमें ऑटोनॉमस कंजम्पशन फाइंड आउट करना था, वो हमने फाइंड आउट करके बता दिया, दैट वुड बी 100 रुपीज। ऑल राइट, आई गेस क्लियर है क्वेश्चन आप लोगों को। अब इसी का जो सोल्यूशन है वही हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने गिवन लिख दिया y इज 1000 MPC, जैसे कि हम c से डिनोट कर रहे हैं 0.8 एंड i इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमें करना है फाइंड आउट। वी नो दैट एट इक्विलिब्रियम y इज इक्वल्स टू c प्लस आई होता है, दैट इज 1000 इज इक्वल्स टू c बार प्लस by प्लस i, ठीक है। दैट इज 1000 इज इक्वल्स टू c बार प्लस 0.8 इंटू 1000 प्लस 100, इन दोनों को प्लस कर दिया, 900 आ गया, 1000 माइनस 100 will give you 1000 माइनस 900 will give you 100, दैट इज c बार आपका कितना आ गया, c बार आ गई आपकी 100 रुपीज की, ठीक है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन हो गया ये हमारा।
फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस एंड नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अब इस क्वेश्चन में ये जो है हमारी नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, इसे हम फाइंड आउट नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है इसे फाइंड आउट करने वाले हैं। देखते हैं कि आपके पास में क्या क्या वेरिएबल्स गिवन है। रेंट, नेट करेंट ट्रांसफर्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स, मिक्स्ड इनकम, gross domestic capital formation, royalty, interest, compensation of employees, net domestic capital formation, net factor income from abroad, net indirect taxes and profit। ठीक है, तो अब जो मेजॉरिटी ऑफ वेरिएबल्स हमें किस मेथड के यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इनकम मेथड के। ठीक है, जिसमें हम लोग करते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड प्लस मिक्स्ड इनकम। ये जो कंपोनेंट्स हैं हमें सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। आपको इनकम मेथड से आपकी कौन सी एग्रीगेट मिलती है, इनकम मेथड से हमें मिलता है NDPAT-FC। ठीक है, तो सबसे पहले NDPAT-FC का जो फॉर्मूला है वो हम लोग लिख दें, तो ये होता है आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट एंड प्लस मिक्स्ड इनकम। इतने से हमें मिलेगा NDPAT-FC। चाहिए क्या हमें चाहिए है GNPAT-MP। ठीक है, तो अब जो है कन्वर्जन करें, ये नेट है, ये क्या है, ग्रॉस है, तो नेट प्लस डेप्रिसिएशन विल गिव यू ग्रॉस। ठीक है, उसके बाद में ये डोमेस्टिक है, ये नेशनल है, डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्लस करेंगे NFIA, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो होती है उसे हम प्लस करेंगे। ये फैक्टर कॉस्ट है, ये मार्केट प्राइस है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, तो जो फैक्टर कॉस्ट है वो मार्केट प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो GNPAT-MP को फाइंड आउट करने का पूरा फॉर्मूला हमारे सामने ही आ गया। अब यहां से आप किन किन वैल्यूज को लेने वाले हो, रेंट हम लेंगे 100 रुपीज का, नेट करेंट ट्रांसफर्स नहीं चाहिए, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो है ये आपके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हमारे पास में डायरेक्टली गिवन है, तो इसके लिए हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली ये 500 लेंगे। इस 500 में ऑलरेडी ये 47 जो रुपीज है ये इंक्लूडेड है। ठीक है, फिर मिक्स्ड इनकम हम लोग लेंगे अपनी 600 की, रॉयल्टी और इंटरेस्ट लेने वाले हैं 20 एंड 110 के। यहां से इतनी इंफॉर्मेशन ली, बाकी जो है हम अपनी नेक्स्ट वाली स्लाइड पर चले, वहां पर क्या क्या चीजें गिवन है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आप लोगे -10, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 150 लोगे एंड प्रॉफिट लोगे 200। इसमें जो चाहिए सब ले लिया एक्सेप्ट वन, क्या, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमारे पास में गिवन नहीं है, डायरेक्टली गिवन नहीं है, इसे फाइंड आउट आप कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो अब उसके लिए ना थोड़ा सा आपको जो है ना की इन ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। ये नहीं कि डेप्रिसिएशन नहीं गिवन है डायरेक्टली तो हमने उसे 0 मान लिया, नहीं, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, आपके पास में जो है चीजें गिवन है जिसकी हेल्प से आप डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको गिवन है स्टूडेंट्स नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ये हो गया आपका नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 120 का। और वही हम कुछ पहले देखें तो हमारे पास में गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब ग्रॉस माइनस नेट करोगे तो डेप्रिसिएशन मिलेगा ही ना, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दैट इज 140 माइनस 120 करोगे, आंसर आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन का, दैट वुड बी 20 रुपीज। ठीक है, या 20 crores हम उसे बोलेंगे। तो आई गेस क्लियर हो गई आप लोगों को चीज अच्छे से कि डेप्रिसिएशन को आपने कैसे फाइंड आउट किया है। ऐसा नहीं कि डेप्रिसिएशन डायरेक्टली नहीं गिवन था तो हमने उसको 0 मान लिया। थोड़ा सा जो है ना क्वेश्चन देखो, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन होता तो बात अलग होती कि हम उसको 0 मानते, लेकिन हमारे पास में डायरेक्टली जो है ऐसी वैल्यूज हैं जिनकी हेल्प से आप डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन भी आपका निकल जाएगा और बाकी की वैल्यूज तो हमने जो है देख ही लिए यहाँ से, तो बस अब उन वैल्यूज को क्या करना है, इसमें पुट करना है और अपना जो GNPAT-MP है इसे कर लेना है फाइंड आउट। ठीक है, तो ये देखो ये आता है हमारा फॉर्मूला या हमारा पूरा सोल्यूशन, हम इसे बोलेंगे GNPAT-MP इज इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी
प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस NFIA प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये करने से क्या हुआ, डेप्रिसिएशन मिल गया और डेप्रिसिएशन को हमें प्लस करना था, इसलिए प्लस का साइन लगा दिया हमने। ठीक है, सो ये हो गया, ये आपकी ये जो सारी वैल्यूज थी हमने लिख दी। इन सबको आपको क्या करना है, प्लस माइनस करना है। तो आपके पास में आंसर आ गया 1690 करोड़ का। ठीक है, दैट इज जो आपकी GNP एट MP है, ये कितनी बन गई, GNP एट MP आपकी बन गई 1690 करोड़। ऑल राइट, सो आई गेस क्वेश्चन क्लियर है। कैसे आपने GNP एट MP को फाइंड आउट किया है, आई होप सो कि ये क्वेश्चन जो है अच्छे से क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो है हमारा सेट 2 भी हो जाता है कंप्लीट। अब बारी आती है सेट 3 की। सेट 3 में भी हम लोग सिर्फ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके सेट 2 और सेट 1 में नहीं आए हैं। ठीक है, सिर्फ वो जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं हम उन्हें सॉल्व करेंगे और अपने सेट 3 को कंप्लीट करेंगे। अब जल्दी से देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, इफ द रियल GDP इज 300 रुपीज एंड नॉमिनल GDP इज 330, कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स, और बेस है आपका 100। ठीक है, तो अब फिर से आपको फॉर्मूला वही अप्लाई करना है, बस अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, प्राइस इंडेक्स फाइंड आउट करना है करेंट ईयर का। तो वही फॉर्मूला अप्लाई करके बस जो हमारी वैल्यूज है उन्हें एक साइड से दूसरी साइड पर शिफ्ट कर कर हम जो अपना प्राइस इंडेक्स है वो फाइंड आउट कर लेंगे। हमारा फॉर्मूला ये होता है, रियल GDP इज इक्वल्स टू नॉमिनल GDP डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। रियल GDP 300 हो गया, नॉमिनल हो गया 330 का, प्राइस इंडेक्स को हमने एज इट इज लिखा मल्टीप्लाइड बाय 100। इसे हम इस साइड ले गए और 300 को हम इस साइड ले आए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका 330 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय 100। जीरोस एंड जीरोस कैंसिल आउट हो गए, ये हो गया 3 1s are 3 और ये 1 1 0। तो आपका प्राइस इंडेक्स कितना आ गया, आपका प्राइस इंडेक्स आ गया ₹110 का। ऑल राइट, आई गेस क्वेश्चन क्लियर है। इसी के साथ में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, An economy is in equilibrium, find marginal propensity to consume from the following। इकोनॉमी किस पर है, इक्विलिब्रियम पर, और हमें फाइंड आउट करना है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या चीज है, गिवन है नेशनल इनकम है 2000 की, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है 400 का, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है 200 की। हमें पता है कि एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, y इज इक्वल्स टू c प्लस आई होता है। दैट इज y इज इक्वल्स टू c को हम एक्सपैंड कर दें, ये हो जाएगा आपका c बार प्लस by प्लस आई हो जाएगा। ठीक है, y आपके पास में कितना गिवन है, 2000 गिवन है, इज इक्वल्स टू c बार है आपके पास में 400 प्लस ये हो जाएगा आपका 2000 b प्लस इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, ये हो गया आपका 200 का। 400 प्लस 200 विल गिव यू 600। 600 को आप किस में से माइनस कर दो, आपके 2000 में से, ये हो गई आपकी 1400। 1400 इज इक्वल्स टू 2000 b बच रहा है, यहाँ पर डिवाइड कर दो 2000 को और b को रहने दो यहीं पर। ठीक है, ये जीरोस एंड जीरोस हो गए कैंसिल आउट, ये हो गया 2 7s एंड 2 10। अब 7 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा, 0.7। तो आपका जो b है दैट इज जो MPC की वैल्यू है वो कितनी हो गई, वो हो गई आपकी 0.7। ऑल राइट, एकदम इजी सा क्वेश्चन था। आई गेस क्लियर हो गया कैसे पूरी कैलकुलेशन की है। अब इसी का जो है सोल्यूशन देख लो एक बार अच्छे से। सो दैट इज c इज इक्वल्स टू c बार प्लस by, इतना हमें पता है। तो ये हो गया वेयर c बार रिप्रेजेंट्स ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, b रिप्रेजेंट्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सो y इज इक्वल्स टू c बार प्लस by प्लस i। ठीक है, ये जो है पूरा हमने क्या किया है, अपना जो इक्विलिब्रियम वाली पूरी इक्वेशन है वो हमने ये लिख दी है। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट पर आते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज 2000 इज इक्वल्स टू 400 प्लस b 2000 प्लस 200। तो इसे जब पूरा सॉल्व किया ये 600 हुआ, इधर माइनस में गया जो कि मैंने अभी अभी आपको सॉल्व करके बताया। तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0.7। सो और या फिर हम इसे बोल रहे हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.7। ऑल राइट, आई गेस क्लियर हो गया क्वेश्चन, एकदम इजी सा क्वेश्चन था ये भी, एंड आई होप सो कि क्लियर हो गया है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अब इस क्वेश्चन में जो ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है इसे हम फाइंड आउट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसे फाइंड आउट करेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को। देखते हैं वैल्यूज क्या क्या गिवन है। नेट करेंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर,
नेट इंपोर्ट्स, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डिप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। बस इतनी ही वैल्यूज हैं, इनसे हमें एनडीपीएट एफसी निकालना है। अब यहाँ पर जो हम वैल्यूज देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये ज्यादा हमें कौन से पर्टिकुलर मेथड की दिख रही है? एक्सपेंडिचर मेथड की। एक्सपेंडिचर मेथड से हमें क्या मिलता है? जीडीपीएट एमपी मिलता है। इसका फॉर्मूला लिख दें, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें हम प्लस कर दें डिप्रिसिएशन को, तो ये बन जाएगा आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और हम नेट एक्सपोर्ट्स को प्लस करते हैं, लेकिन गिवन है नेट इंपोर्ट्स, तो यहाँ पर माइनस कर दो नेट इंपोर्ट्स, तो ये बनता है आपका जीडीपीएट एमपी। हमें चाहिए क्या स्टूडेंट्स? हमें चाहिए एनडीपीएट एफसी। ठीक है, एनडीपीएट एफसी को फाइंड आउट करना है। ग्रॉस को नेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? माइनस करेंगे डिप्रिसिएशन को, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। तो आपका जो जीडीपीएट एमपी है वो एनडीपीएट एफसी में हो जाएगा कन्वर्ट। ठीक है, अब ये कुछ फॉर्मूला हमें यूज करना है, यहां से वैल्यूज ले लो। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा 800 का, नेट इंपोर्ट्स आ जाएंगे आपके -20 के, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हम ले लेंगे 100, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो जाएगा आपका 200, डेप्रिसिएशन हम लोग ले लेंगे 50 एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएंगे आपके 120। तो आपको सिर्फ ये स्टार्टिंग वाली वैल्यू नहीं लेनी, बाकी सारी वैल्यूज जो है वो आपको यूज करनी और अपना जो एनडीपीएट एफसी है इसे करना है फाइंड आउट। ठीक है, तो अब जो इसका आंसर है, जो हमारा एनडीपीएट एफसी निकलेगा वो देख लें। सो एनडीपीएट एफसी इज इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इंपोर्ट्स माइनस डेप्रिसिएशन एंड माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये हो गया आपका 800 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 50 माइनस -20 माइनस 50 एंड माइनस 120। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, यहां तक का सबसे पहले सॉल्व कर लो आप लोग, या फिर एक काम करो, ये प्लस 50 माइनस 50 कैंसिल आउट हो गया, इनको हम ऐड कर लें, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 1000, और ये हो जाएगा हमारा 1100, माइनस -20 करना है हमें, तो ये क्या हो जाएगा +20 माइनस 120। ठीक है, अब प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा, ये क्या बचेगा हमारा? 100 बच जाएगा, 120 में से 20 माइनस हुआ तो 100 बचा, साइन क्या लगेगा आपका? माइनस का बचे लगेगा। ठीक है, तो 1100 माइनस 100 विल गिव यू 1000 करोड़। तो आपका जो एनडीपीएट एफसी है ये क्या हो गया? आपका एनडीपीएट एफसी बन गया आपके 1000 करोड़ के इक्वल। ऑल राइट, आई गेस क्वेश्चन जो है अच्छे से क्लियर हो गया है। और यही क्वेश्चन नहीं बल्कि ये जो पूरे 2015 के क्वेश्चन पेपर में जो हमारे पास में क्वेश्चंस आए थे ऑफ योर मैक्रो इकोनॉमिक्स, आई होप सो कि आप लोगों को जो है अच्छे से क्लियर हो गए हैं। विद दिस स्टूडेंट्स, हम लोग 2015 में दिल्ली रीजन के सेट 1, 2 एंड 3 तीनों को ही कर लेते हैं कंप्लीट, एंड आई होप सो कि ये सारी चीजें जो है आप लोगों को हो गई है अच्छे से क्लियर। अब इस वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी चीज और सीख लेते हैं, वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से वीडियोस कैसे एक्सेस करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको गूगल ओपन करना है और आपको सर्च करना है www.magnetbrains.com, तो जो वेबसाइट है वो हो जाएगी ओपन। आप उसे स्क्रॉल करोगे, आपको कुछ ये दिखेगा, एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। इसके अंदर आपके पास में वेरियस ऑप्शन है, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड। आपको जो पढ़ना है आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे कि हमें क्लास 12 पढ़ना है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम का, हमने इस पर क्लिक किया, इस पर आप लोग देखोगे क्लिक करते ही आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। टर्म टू एग्जाम 21, 22, क्लास 12, क्लास 11, जो भी पढ़ना है आपको इस पर क्लिक करना है। हमने जो है क्लास 12 पर क्लिक कर दिया। ठीक है, क्लास 12 पर क्लिक करने से इसके अंदर की जितनी भी अवेलेबल प्लेलिस्ट है वो सारी आपको विजिबल हो जाएंगी। इसे आप स्क्रॉल करोगे स्टूडेंट्स, जब आप इसे स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपके सामने कुछ ये दिखेगा आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो इकोनॉमिक्स की आपको 4 प्लेलिस्ट दिखने वाली है। 4 किस चीज की? 2 फॉर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड 2 फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। दो क्यों? एक आपकी संदीप गर्ग और एक आपकी एनसीईआरटी। ठीक है, इसलिए जो है आपके सामने 4 प्लेलिस्ट है। इन चारों में से आपको जो भी पढ़ना है उसके इस वॉच नाउ पर आपको करना होगा क्लिक। ठीक है,
जो भी चीज पढ़नी है उसके वॉच नाउ पर क्लिक करना। उस पर क्लिक करने से कुछ ये ओपन होगा। यहाँ पर आप देखोगे वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस। इसके अंदर आपके जो सारे चैप्टर्स हैं वो बिल्कुल सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है, और इन चैप्टर्स के जो सारे हमारे टॉपिक्स है वो भी बिल्कुल सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है। आपको जो भी पढ़ना है उस पर क्लिक करना है, जैसे कि जिस भी चैप्टर को पढ़ना है उस पर क्लिक करना, उसके अंदर के टॉपिक्स आपको विजिबल होंगे। उसके सामने वॉच नाउ का ऑप्शन भी आपको दिखेगा, वॉच नाउ पर क्लिक कर देना। उस पर क्लिक करने से जो वीडियो है वो प्ले हो जाएगा। अगर नेक्स्ट वीडियो देखना है तो यहाँ पर ऑप्शन है नेक्स्ट वीडियो को देखने का, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक कर देना। अगर नेक्स्ट वीडियो नहीं देखना है, कुछ और पढ़ना है, यहाँ से कैंसिल करना। कैंसिल करने से जो वेबसाइट का होम पेज है वो फिर से ओपन होगा, फिर से सेम प्रोसेस अप्लाई करना, और इसी वे में आप किसी भी क्लास के, किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी टॉपिक को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो। ऑल्सो स्टूडेंट, सेम प्रोसेस आप जो मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप है उस पर अप्लाई कर सकते हो। उसमें भी जो है आपको सारे जो वीडियो लेक्चर्स है वो बिल्कुल अरेंज्ड मिल जाएंगे, सेम इसी वे में जैसे आपको वेबसाइट पर मिलते हैं। ऑल्सो हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोज। थैंक यू।